जरा इस सर्कुलेशन को देखिए, इस सर्कुलेशन को जरा देख लीजिए। ये आदमी मुतमईन नहीं है, ठीक है, इसने पैसा बैंक से निकाल दिया, ठीक है, एक दूसरे आदमी को उसने पैसे दे दिए, कोई चीज ले ली। जो थोड़ी देर पहले इस शख्स का मसला था कि मैं इस पैसे के साथ क्या करूं, ये कमा के नहीं दे रहा, अब वो इस शख्स का मसला नहीं रहा, इसका मसला बन गया। सही है, इसने भी वो पैसे, अब वो उस मुसीबत इसको पड़ गई कि मैं इसके साथ क्या करूं, यही चार ऑप्शन इसके पास है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए कि घर तो लेके नहीं जाते ये कोई भी, ये किसी और के पास चला गया, वो किसी और के पास चला गया, जो आखिरी आदमी था उसके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि उसको बैंक ही में रख, उसके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि उसको बैंक ही में रख दे। देखें, आपकी ये दलील कि इंटरेस्ट रेट गिराने से सेविंग गिरेगी, ये सिर्फ उस सूरत में दुरुस्त है कि लोग बैंक से पैसा निकालकर घर में तकियों में भर के रख दें, वरना पैसा सर्कुलेशन में जो पैसा होता है, और मुमकिन है अगर चेक से पेमेंट हुई हो तो पैसा जगह से भी नहीं मिलेगा। पठानों का मजमू हो तो मैं कहता थोड़े से शाबाश गड़ा बाहर। और एक बात मेरी दोस्तों याद रखिएगा कि बैंक, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों साइंसेस ये टोटल से ताल्लुक रखते हैं, इनको इससे दिलचस्पी नहीं होती। बैंक को बिलफर्ज इस बात से कोई दिलचस्पी है कि मेरे पास टोटल इतनी मनी नहीं होनी चाहिए, बाकी उसको इससे दिलचस्पी नहीं कि इस हाल में बैठे ये किसके अकाउंट में। बैंक को इससे कोई दिलचस्पी है? अगर आपने निकाल के उसके अकाउंट में बैंक में पड़ी है, उसको इससे क्या दिलचस्पी कि आपके अकाउंट में नहीं है, ना हो, यह गलत बात है। इम्प्रॉपर जनरलाइजेशन है जो यूज की जाती हैं और गलत यूज की जाती है। ये जनरलाइजेशन सही नहीं है कि तमाम बैंकों में अगर इंटरेस्ट रेट गिर, एक बैंक की बात नहीं कर रहा, अगर मुल्क के तमाम बैंकों में इंटरेस्ट रेट 0% पे गए, 0% पे भी आ जाए, बल्कि शेख महमूद अहमद की एनालिसिस तो यह है कि अगर रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव भी हो जाए तो सेविंग कम होने के बजाय बढ़ती है, और उसका बाकायदा डेटा मौजूद है, मैन एंड मनी में देखा जा सकता। अब एक मसला है कंफ्यूज थिंकिंग का। We think that interest is a religious problem of fundamentalist Muslims only. ये डायग्राम बता रहा है कि यह गलत है। किस तरह? एक आम आदमी, एक कंज्यूमर बैंक को 100 रुपए देता है, बैंक उसको कहता है, ये मिसाल है बात आसान बनाने के लिए, 100 रुपए देता है, बैंक उसको कहते हैं साल बाद 105 दे देना, ठीक है, 5% के हिसाब से, ठीक। बैंकिंग सिस्टम इसी पैसे के साथ करता क्या है? ये एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोगों में पैसा आ जाता है। बैंकिंग सिस्टम उसी 100 रुपए को गवर्नमेंट को देता है, कहते हैं मुझे साल बाद 110 दोगे, सही। मैन्युफैक्चरर के साथ भी यही करता है, उसको देता है, कहते हैं साल बाद 110 दोगे हर 100 पर। होलसेलर के साथ भी यही करता है, रिटेलर के साथ भी करता है, बल्कि एक सप्लायर मुझसे रह गया इस मैन्युफैक्चरर का, तो कल टायर और लाख साहब ने, डॉक्टर टायर और लाख साहब ने बहुत अच्छी तरह बता दिया। अब और से सुने, अगर इसको ये पैसा बगैर सूद के मिलता तो इसका खर्चा गवर्नमेंट को जो पे करना पड़ता वो 100 होते, 110 न होते, उसका खर्चा बढ़ गया। उसको अगर आम हालत में 10 रुपए टैक्स लगाना पड़ता है, अब वो 12, 13, 14 लगाएगा, टैक्स बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरर पे भी बढ़ेगा, होलसेलर पे भी, रिटेलर पे भी, कंज्यूमर पे भी, गवर्नमेंट की तरफ से। एक बात, मैन्युफैक्चरर का खर्चा, मैन्युफैक्चरर को बेवकूफ तो नहीं है, उसका अगर खर्चा बढ़ेगा, जाहिर है जहां उसने बहुत सारी चीजों का हिसाब करना है, बिजली का हिसाब करना है, गैस का हिसाब करना है, बहुत सारी और चीजों का हिसाब करना है, उसने इसका भी तो हिसाब करने के सहूलियत 110 देने हैं और टैक्स भी देना है, जो इसकी वजह से बढ़ गया, उसको तो पता नहीं है, लेकिन बढ़ गया इसकी वजह से, उसको वो टैक्स भी देना है, वो उन सबको भी हिसाब करेगा और उन सब पर फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन लिखेगा। बिलफर्ज उन सब का सम अगर 100 आ रहा है तो शायद वो उसको 15% से मल्टीप्लाई करके जो है ना 115 कर दे प्राइस,
बिल्कुल हो सकता है। मैन्युफैक्चरर ये करेगा, कॉस्ट उसकी बढ़ेगी, लिहाजा जो प्रोडक्ट बेचेगा उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। मजीद होलसेलर भी यही करेगा, रिटेलर भी यही करेगा। अब आप अंदाजा करें, मेरे ख्याल में आपको इधर ही समझ जाना चाहिए कि इसको 5 मिल रहे हैं और पता नहीं कितने पे करना। 5 मिल रहे हैं, पता नहीं पे कितना कर रहा है। हर 100 पे, अगर हम पर यूनिट बात करें, हर 100 पे उसको 5 मिल रहे हैं, लेकिन हर 100 पे जो पे कर रहा है ना, उसकी पता नहीं क्या हाल है। अल्लाह बेहतर जानता है, मेरे पास इसकी एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स मौजूद नहीं है, लेकिन इतना तो दावे से कहा जा सकता है कि जब इधर बैंक का इंटरेस्ट रेट इन ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट आउट कम होगा, लिहाजा ये दावे से कहा जा सकता है कि इधर पेमेंट ज्यादा हो रही है। इसके कुछ नुकसान देख लें, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस। गवर्नमेंट, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर सारे ये काम करते हैं। क्या करते हैं? उनको पता है कि मेरे पीछे एक ऐसा आदमी मौजूद है कि मैंने हर सूरत पेमेंट करनी है उसको। आपको पता है लायबिलिटीज जो है ना, वो रिस्क शेयर नहीं करती और कहते हैं सबसे पहले मुझे दोगे, तुम भी गए बाहर में, सब गए बाहर में। लिहाजा उसको पता है कि सबसे पहले उसको उधर पेमेंट करनी है, ना कि तो डिफॉल्ट हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। सबसे पहले वो उसको क्या करता है, उसके लिए वो अगर एम्प्लॉइज को वेजेस कम पे कर सकता है तो वो करता है। आप में से कितने तालीम याफ्ता लोग हैं उनके वेजेस कम पे हो रही हैं, वो इसकी वजह से हो रही है। लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, क्वालिटी खराब हो रही है, क्वालिटी खराब हो रही है, इसकी वजह से हो रही है। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स में इसके कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन आती है। अजीब बात है कि लोग इंटरेस्ट को जायज करने के लिए इन्फ्लेशन के पीछे छुपते हैं और इस बात को सोचते नहीं कि आया भी इसी की वजह से। इसके अलावा आपकी इंडस्ट्री कॉस्ट इनइफेक्टिव हो जाती है। किसी दूसरे मुल्क में इंटरेस्ट रेट कम है, आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो क्या हुआ? आपकी इंडस्ट्री का कॉस्ट ज्यादा हो गया। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, मुझे पता है कि अगर आपकी सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के दरमियान फर्क कम हो जाए, वो इंडस्ट्री कितने खतरे में है। जरा ये फर्क हमेशा ज्यादा होना चाहिए कि अगला डिस्काउंट दे तो ये भी डिस्काउंट दे सके। अगर ये फर्क कम हो जाए, अगला डिस्काउंट देगा, ये इंडस्ट्री बैठ जाएगी। आपकी इंडस्ट्री कॉस्ट इनइफेक्टिव हो रही है। द ब्यूटी इज दैट नो वन ब्लेम्स द बैंकर। बैंकर को कोई इल्जाम नहीं देता। दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। देखिए हमारे ये बात, जब मैन्युफैक्चरर या गवर्नमेंट या होलसेलर या रिटेलर अगर वो अपने एम्प्लॉइज को कम तनख्वाहें देते हैं तो एम्प्लॉय को बैंक नजर नहीं आता, उनको ये लोग नजर आते हैं। सारे इल्जाम देते हैं ये मुनाफाखोर है। जब कंज्यूमर को महंगी चीजें, लो क्वालिटी की चीज महंगी प्राइस पे मिलती है, वो कहते हैं ये मुनाफाखोर है, उसको ये नजर नहीं आता। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जब सोशलिस्ट मूवमेंट आई और उन्होंने कोशिश की कि एक माशरे में इंसाफ लाया जाए, तो उन्होंने जब जालिम का तयन किया तो उन्होंने को ये जालिम नजर आया, रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, उन्होंने इसको मारा है, उन्होंने प्रॉफिट को मारा है, इंटरेस्ट को उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने प्रॉफिट को मारा है। और आपको पता है प्रॉफिट वो असल चीज है जिसकी वजह से इंसान हरकत में आता है। प्रॉफिट खत्म हुआ तो पूरा इनकलाब, जो इतनी सारी लोगों की कुर्बानियां थी, वो सारी कुर्बानियां जाया हो गई, सब कुछ जाया हो गया। और हुआ क्या कि वो एक पीछे बंदा बैठा हुआ, वो किसी को नजर ही नहीं आ रहा। ये तो सारे पॉपेट्स हैं। आप अपने बैंकर से पूछो, उनको डेबिट क्रेडिट के सवाल आता क्या? सही कह रहा हूं, हमारे पास आते हैं, मैं इवनिंग प्रोग्राम का इंचार्ज हूं, मुझे पता है, मैं हमारे पास आके पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ मनी, एक और मसला है कि मनी एक स्कार्स कमोडिटी है, लिहाजा उसको आपने पेमेंट जरूर करनी है। शेख महमूद अहमद का असल कमाल यह है कि उसने ये मालूम किया कि ये जो स्कार्सिटी है ये नेचुरल नहीं है, यह आर्टिफिशियल है, यह खुद बनाई गई है। एन इंपॉर्टेंस ऑफ मोर मनी।